हाय स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12th के अक्टूबर माह का असाइनमेंट फिजिक्स के सब्जेक्ट का लेके आऊँ, वो भी इंग्लिश मीडियम के। हिंदी मीडियम का मैंने असाइनमेंट पहले ही अपलोड कर चुका है, जिसे आप लोगों ने देख लिया है और लिख रहे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट्स का इंग्लिश मीडियम के लिए ये असाइनमेंट लेके आया हूँ इंग्लिश में। तो चलिए आते हैं फिजिक्स के असाइनमेंट में। उससे पहले आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। ये इंग्लिश के असाइनमेंट यानी फिजिक्स का इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए असाइनमेंट उन लोगों के बोलने पर मैं बना रहा हूँ, उन्हीं लोगों के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ओम्स लॉ, राइट एनी टू लिमिटेशन ऑफ इट। यानी ओम्स लॉ क्या है, उसके टू लिमिटेशन पूछ रहे हैं। तो ओम्स लॉ, इट स्टेट द करंट फॉलोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन, एग्जाम्पल टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा रिमेनिंग द सेम। ये सर्किट बना हुआ है, जब हम करंट फ्लो करते हैं इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो V इक्वल टू आर है। ये इसका लीनियर इक्वेशन है और ये ग्राफ है, VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। अब इसमें टू लिमिट्स बोला है, तो लिमिट्स ऑफ ओम लॉ ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी। Ohm's law is also not applicable to the non-linear elements. Non-linear elements are those whose do not have current exactly proportional to the applied voltage. That means the resistance value of those elements change for different value of the voltage and current. Non-linear elements are the thyristor. The relation between V and I depend on the sign of V. यानी V और I के बीच में जो भी ग्राफ बनता है कंटिन्यूअस लीनियर ग्राफ बनता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट है न्यूमेरिकल था, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज एक्स ओम एट ए 0 डिग्री टेम्परेचर, फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बिकम्स 3x ओम। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस फॉर कंडक्टर इज 0.4 इंटू 10 टू द पावर -2 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग को क्या क्या की वैल्यू दिया हुआ है, R0 की वैल्यू दी हुआ है, रेजिस्टेंस का 0 डिग्री सेल्सियस पर x ओम है। फिर उसके बाद जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके बाद उनका रेजिस्टेंस का मान दिया हुआ है 3x, तो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.4 इंटू 10 टू द पावर -2 पर डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू को हम फॉर्मूले में रख दिया, R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। R का मान है 3 ओम, R0 का मान है x, तो ये x कट गया, बच गया 1 प्लस 0.4 इंटू 10 टू द पावर -2t। 1 का ट्रांसफर कर दिए तो बच गया 2, इधर 0.4 इंटू 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 500 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सप्लेन किरचॉफ लॉ आर ऑब्टेन्ड एंड ऑब्टेन्ड नेसेसरी कंडीशन फॉर बैलेंसिंग स्टेट ऑफ विथ स्टोन ब्रिज विद द हेल्प ऑफ इट। हमको बोल रहे हैं किरचॉफ लॉ के सहायता से हमें विथ स्टोन सेतु का डेरिवेशन ड्राइव करना है। तो किरचॉफ लॉ का फर्स्ट लॉ करंट के लिए है और सेकंड लॉ वोल्टेज के लिए। तो एक केसीएल है किरचॉफ करंट लॉ और एक केवीएल है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो फर्स्ट है केसीएल, द लॉ स्टेट दैट फॉर एनी नोड जंक्शन इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट द सम ऑफ द करंट फॉलोइंग into that node is equal to the sum of current flowing out of the node is equivalent। इसमें जो करंट का एक डायग्राम दिख रहा है एक नोड पे आ रहा है, तो हम इसमें क्या लेते हैं, जो इनकमिंग करंट रहता है उसे पॉजिटिव लेते हैं, नोड की ओर आता है जो, और जो आउटगोइंग करंट रहता है उसे हम नेगेटिव लेते हैं। तो इसमें एक और हम परिभाषा लिख सकते हैं कि इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट टोटल समेशन आर इक्वल टू 0। तो समेशन आई इक्वल टू 0, जो आ रहा है उसको हम पॉजिटिव लिए और जो जा रहा है उसे नेगेटिव लिए। Kirchhoff second law, KVL law, the algebraic sum of all the voltage around closed loop in a circuit is equal to 0। ये क्लोज लूप बना हुआ है, दो ठो, एक ABCD का क्लोज लूप है और एक BCEF का क्लोज लूप है। तो फर्स्ट क्लोज लूप में हम लोग किरचॉफ सेकेंड लॉ करेंगे, तो उसमें क्या बोल रहा है, टोटल वोल्टेज का समेशन 0 होता है। तो वोल्टेज हो गया E1 E2, जब बैटरी का साइन एक ही तरफ हो तो हम उसे माइनस में लेते हैं, अपोजिट साइन होता है तो उसे नेगेटिव में लेते हैं, प्लस में लेते हैं। तो E1 E माइनस E2 इक्वल टू I1 R1 और इसका हो गया I2 R2। सेकेंड लॉ में इस तरफ E2 इक्वल टू, जब इन दोनों को सॉल्व करते हैं इक्वेशन, देन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड और फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट I1 एंड I2। दोनों को सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, करंट I1 और I2।
अब डेरिवेशन ड्राइव करना है व्हीटस्टोन सेतु का, एक डायग्राम बना हुआ है व्हीटस्टोन सेतु का, आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का। लेट द करंट गिवन द बैटरी इन द बैलेंस पॉजिटिव आई, द करंट ऑफ द रीचिंग एट द पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू द पार्ट I1 एंड I2 as there is no current is the गैल्वेनोमीटर। क्योंकि बैलेंस की कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यानी जहां पास भी हमको Ig दिखेगा वहां पास हम क्या रख देंगे, जीरो, क्योंकि बैलेंस के साथ केस में दोनों तरफ से करंट इक्वल फ्लो होंगे, तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट बी और डी पर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाएंगे। तो पॉइंट बी पर देखिए किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो तीन करंट है, I1, Ig और I2। तो जो R है वो करंट पॉजिटिव और जो जा रहा है वो करंट नेगेटिव, तो I1 माइनस IG माइनस I2। और क्या बोले, बैलेंस की कंडीशन पे Ig इक्वल टू जीरो तो रख दिए, तो I2 सब ट्रांसफर हुआ तो I1 इक्वल टू I2। अगेन अप्लाई किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज द पॉइंट डी। पॉइंट डी पर कौन कौन सा करंट आ रहा है, I4 और Ig। I3 आ रहा है, I4 जा रहा है, तो I3 इक्वल टू I4, Ig जीरो, बैलेंस की कंडीशन में। अब किरचॉफ सेकेंड लॉ लगाए लूप ABDA में, ABDA में। तो यहाँ पर देखिए I1P, IgG और I3R। तो I3 का डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस हो गया, तो ये हो गया I1P माइनस I3R इक्वल टू जीरो। तो इक्वल टू में इतना। सेकेंड लॉ अलग क्लोज लूप में लगा देंगे BCDB में, तो ये हो जाएगा I2Q माइनस I4S माइनस IgG इक्वल टू जीरो। I2Q माइनस I4S इक्वल टू जीरो, दोनों इक्वल होंगे। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमको इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को डिवाइड किए, तो I1P अपॉन I2Q, I3R अपॉन I4S। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड से I1 इक्वल टू I2 I3 इक्वल टू I4 रखेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बच गया P अपॉन Q R अपॉन S। दिस इज द कंडीशन ऑफ द बैलेंस ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with the help of the neat and the label diagram explain the construction, working principle and sensitivity of a moving coil galvanometer। moving coil galvanometer, सबसे पहले गैल्वेनोमीटर की परिभाषा। ए गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू द डिटेक्ट स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट और मेजर इज मैग्नीट्यूड द करंट एंड इट्स इंटेंसिटी is usually indicated by a magnetic needle movement or that of a coil is a magnetic field that is an important part of the galvanometer। अब गैल्वेनोमीटर का हम प्रिंसिपल देखते हैं। A current carrying coil of the plate is a external magnetic field experience magnetic torque, the angle through which the coil is deflected due to the effect of the magnetic torque proportional to the magnitude of the current in the coil। और ये गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन भी पूछा गया है कि कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, कैसे बनता है। तो गैल्वेनोमीटर मेड ऑफ अ रेक्टेंगल कॉइल दैट हैज मैनी टर्न्स ऑफ यूजुअली मेड इज थिनली इंसुलेटेड फाइन द कॉपर वायर बाउंडेड मेटेलिक फ्रेम। यानी क्या बोला जा रहा है, जो है एक ऊपर में मिरर लगे रहता है और उसके तरफ कॉपर के पूरे कॉइल उसके तरफ स्पायरिकल रूप में नंबर ऑफ टर्न्स में से लपेटा जाता है और एक गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। द लोअर पार्ट ऑफ द कॉइल इज द अटैच्ड टू द phosphorus bronze spring having a small number of the turns, the other end of the spring is connected to the binding screw। और इसका डायग्राम है ये देख लीजिए, ऊपर सस्पेंशन है, फिर मिरर है, फिर मूविंग कॉइल है, नॉर्थ और साउथ पोल है, फिर नीचे लोअर सस्पेंशन है, फिर एक पॉइंटर लगा हुआ है, सॉफ्ट आयरन कोर है, करंट कैरिंग कॉइल है और दो ठो बैटरी लगा हुआ है। ये हो गया मूविंग गैल्वेनोमीटर का डायग्राम, इससे आप लोग अच्छे से बना लेंगे। वर्किंग ऑफ मूविंग गैल्वेनोमीटर coil, let is the current I flow through the rectangle coil of the number of the turns is the cross section area A when coil is the placed is the uniformly radial magnetic field B is the coil। ये आपका लिखा हुआ है वर्किंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर, इसे आप लोग लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे कंप्लीट कीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है हम लोग का, राइट डिफरेंस बिटवीन द electromotive force and potential difference, any force difference between the electromotive force and the potential difference। फर्स्ट है EMF है ना, electromotive force is the maximum potential difference between the two electrodes of the cell when no current is drawn from the cell when the current is open। और PD यानी potential difference is the difference of the potential between any 2 points in the closed circuit।
सेकेंड है डिफरेंस, इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स। थर्ड है द टर्म ईएमएफ इज यूज्ड ओनली फॉर द सोर्स ऑफ द ईएमएफ, it is measured by between any 2 points of circuit. Last point, it is greater than the potential difference between any 2 points in the circuit. However, potential difference is the greater than the EMF field the cell in the begin charge. यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी दो बैटरी के बीच के दो चार्ज है उनके बीच के जो पैदा हो रहा है उसे हम बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो ये इसके डिफरेंस है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्टेट बायो-सेवर्ट लॉ, कंपेयर बायो-सेवर्ट लॉ विद कूलॉम्स लॉ। हम लोग को पहले स्टेटमेंट देना है बायो-सेवर्ट लॉ का। The Biot-Savart law is used to determine the magnetic field intensity. H near is the current carrying conductor B. We can use relation between the magnetic field intensity generated by its source current element 80-20 Jean Battery Boyle Flaxey-Savart। ये क्या है, बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे, इन दोनों ने मिलकर इस नियम का प्रतिपादन किया या बनाया है। यहाँ एच से शो किया, हम कई जगह फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बी से भी शो करते। तो चलिए आते हैं इसके फॉर्मूले पे। बायो-सेवर्ट लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक इंटेंसिटी dB एट अ पॉइंट O ड्यू टू करंट I फ्लोइंग थ्रू a स्मॉल, ये डायग्राम बना हुआ है। फर्स्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I, dB इज प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट DL, dB is proportional to DL, directly proportional to the sine of the angle theta between the direction of the current and the line joining the element DL is point O. dB is proportional to sine theta, inversely proportional the square of the distance r of the point O dB। ये जो चार इक्वेशन है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस सभी इक्वेशन को मिलाकर लिखे, तो मिलाकर लिखेंगे तो हम लोग इक्वेशन बन जाएगा द इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, dB इज प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो ये हो गया म्यू 0, जब हम प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जुड़ेगा जिसे नियतांक बोलते हैं, जिसका मान है म्यू 0.4 पाई, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। इसका यूनिट है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला भी बोलते हैं। अब इसमें एक और चीज बोला है क्वेश्चन पे कि कंपेयर बायो-सेवर्ट लॉ विथ कूलॉम्स लॉ, को दोनों को कंपेयर करना है। उसके लिए कंपेयर बिटवीन बायो-सेवर्ट लॉ एंड कूलॉम लॉ सिमिलरिटी के आधार पर। बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फील्ड सोर्स एंड द पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड टू द पॉइंट चार्ज कूलॉम्स लॉ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q upon r स्क्वायर, एंड मैग्नेटिक फील्ड मूविंग इन द बायो-सेवर्ट लॉ इक्वल टू म्यू 0.4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये सिमिलरिटी के आधार पर। उसी प्रकार डिफरेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं इन दोनों में, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज द स्केलर इज नेचुरल, whereas are the source of the magnetic field which is current element IDL is the vector nature. Electric field always act along the plane containing distance r between point charge and the point where electric field is to be calculated, but the magnetic field act is the plane perpendicular to the plane distance r between the current element of the compare. और ये थर्ड पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड इन द एंगल ऑफ द थीटा बिटवीन द करंट एलिमेंट द IDL लाइन ज्वाइनिंग इज द पॉइंट ऑफ द करंट एलिमेंट, हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड डजंट डिपेंड ऑन अ एंगल। ये आज मैंने फिजिक्स क्लास 12 के फिजिक्स का असाइनमेंट जो अक्टूबर मंथ में आया है उसके मैंने आप लोगों के लिए बनाया है और आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। मैं इसी प्रकार के वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहूँगा, और ये इंग्लिश में बनाने के लिए मेरे को इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने बोला, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। ओके, थैंक यू, बाय।